बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफजाल। नाज़रीन, एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे जारी हैं जिस पर हुकूमती तमाम जमातें जो हैं वो इस वक्त तनकीद करती दिखाई दे रही हैं और ये कह रही हैं खान साहब को कि आप सियासत इस वक्त करना बंद कर दें। लेकिन ऑब्वियसली जो खान साहब के जलसे जिस तरीके से हो रहे हैं उनको फंड रेजर में भी तब्दील किया जा रहा है। आज जो बहावलपुर में जलसा था उसमें भी उन्होंने ये कहा है कि पहले एक टेलीथॉन करके उन्होंने बहुत ज़्यादा फंड्स जो हैं इकट्ठे किए हैं सैलाब ज़दगान के लिए और अभी एक और टेलीथॉन वो बहुत जल्द करने जा रहे हैं जिसमें उन्होंने कहा कि मजीद वो पैसे इकट्ठे करेंगे ताकि सैलाब से मुतासरा अफराद की मदद हो सके। सियासत पे ऑब्वियसली बात हम करते ही हैं क्योंकि हमारे सियासतदान बहुत सारा ऐसा मवाद हमको फराहम करते हैं जिस पे डिस्कशन ज़रूरी हो जाती है, उस पे भी आएंगे। लेकिन आज हम स्टार्ट जो करना चाहेंगे स्पेशली पहले सेगमेंट में उसमें आपको ये बताएंगे कि बहुत ख़तरनाक बुरे हालात जो हैं वो होते चले जा रहे हैं उन इलाकों के जहां पर सैलाब आया है। 1/3 पाकिस्तान का हिस्सा जो है वो सैलाब में डूबा हुआ है। बारिशें तो थमी हैं लेकिन ऑब्वियसली उसके बाद के जो हालात हैं वो ज़्यादा बिगड़ते चले जा रहे हैं। 1250 से तजावुज़ कर गई है आपके अमवात की तादाद। 3,30,00,000 अफराद मुतासर हैं। WHO ने खबरदार किया है कि ये फ्लड्स की वजह से पाकिस्तान में बहुत शदीद हेल्थ क्राइसिस जो है, सेहत का बहरान जो है वो पैदा होने का खदशा है। अब इसमें कुछ आदादो शुमार का जिक्र करते हैं। 888 क्लिनिक्स और हस्पताल जो हैं वो तबाह हो चुके हैं, उनको नुकसान पहुंचा है, सैलाब की नज़र हो गए हैं। ऑब्वियसली जहां मेडिकल कैंप्स लग रहे हैं वहां पर भी बहुत मुश्किलात हैं, जहां पर स्पेशली पानी खड़ा हुआ है या जहां तक रसाई नहीं है क्योंकि सड़कें नहीं हैं, ब्रिजेस नहीं हैं। कैसे उन इलाकों तक पहुंचा जाए जहां पर लोग जो हैं वो ज़्यादा बुरे हालात में हैं, दवाइयों के मुंतज़िर हैं, जिनको फौरी तौर पर किसी ना किसी तरीके से मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, वहां तक रसाई जो है वो नहीं मिल पा रही है। फिर स्पेशली बच्चे जो हैं, लाखों बच्चे जो हैं वो इसका शिकार हो रहे हैं। उनमें जो डिजीज़ बताई जा रही हैं, टाइफाइड हो गया, कॉलरा हो गया, मीज़ल्स, मलेरिया और पोलियो, इनके बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ गए हैं कि ये वहाँ पर इलाकों में हो सकता है क्योंकि पानी की वजह से जो बीमारियाँ फैल रही हैं उसके बायस ये बताया जा रहा है। फिर ख़वातीन के हवाले से अगर हम बात करें वो भी बहुत ही ज़्यादा गंभीर सूरत हाल है। 3,30,00,000 मुतासर अफराद में से इस वक्त WHO के मुताबिक 6,50,000 ख़वातीन जो हैं वो प्रेग्नेंट हैं, वो हामला हैं और उनमें से 73,000 ख़वातीन जो हैं वो अगले महीने उनके बच्चे की जो है वो पैदाइश होनी है। तो 73,000 मतलब आप सोच लें कि 6.5 लाख ख़वातीन जो हैं वो प्रेग्नेंट हैं, बुरे हालात में हैं। उनके पास ऑब्वियसली खाने पीने की कमी भी है, अद्वियात भी जो हैं जिनकी ज़रूरत है वो नहीं पहुँच पा रही हैं। पहले इसके हवाले से हम बात करेंगे कि इस की जानिब क्या तवज्जो दी जा रही है, ना सिर्फ मरकजी हुकूमत की तरफ से, सूबाई हुकूमतों की तरफ से क्या कोऑर्डिनेशन है, किस तरीके से काम हो रहा है। हसन खावर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। कैसर अहमद शेख साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा PMLN के MNA हैं। आप दोनों को खुशामदीद कहते हैं। आप दोनों की इजाज़त से मैं शुरू करना चाहूँगी इस्लामाबाद से प्रोग्राम। हमारे साथ डॉक्टर शहजाद अली खान मौजूद हैं जो कि वाइस चांसलर हैं हेल्थ सर्विसेज अकेडमी के। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया इस अहम टॉपिक पे आपने वक्त निकाला है। सबसे पहले तो बताइए कि वाकई हालात इतने बुरे हैं जो आदादो शुमार हम तक पहुंच रहे हैं। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा ख्याल है आपने जो प्रीएम्बल दिया उसमें काफ़ी सारी अपने फैक्ट्स बयान किए। जो इस तरह के जब होते हैं हादसात, फ्लड्स या इमरजेंसी डिज़ास्टर्स, उसमें 3 तरीके से या 3 फेजेस में तबाही आती है। एक इमीडिएट होती है, इमीडिएट यूजुअली फिजिकल होती है, डैमेज हुआ, इंजरीज हुई, लोग डूब गए, फिजिकल डैमेज टू द बिल्डिंग, फिजिकल डैमेज हो गई आवाम के साथ। और इसमें आपने बताया 1250 इसमें अमवात हुई हैं। जो दूसरा फेज़ होता है वो हेल्थ एमरजेंसी का होता है, यानी कि जब वो बेसरो सामान कैफियत में किसी जगह पे शेल्टर के बगैर या पेरिफेरी में होते हैं, तो साफ़ पानी नहीं मिलता, खाने को खुराक नहीं मिलती, शेल्टर नहीं होता, इंसेक्ट्स और स्नेक बाइट्स बहुत होती हैं। फिर ये जो इस पीरियड के दौरान हमारे जरासीम और बैक्टीरिया जो कि मौजूद होते हैं एनवायरनमेंट में, ये हमलावर हो जाते हैं क्योंकि जो साफ़ पानी है और जो गंदा पानी है, ये फ्लड्स की वजह से, फ्लडिंग जब किसी इलाके में होती है तो वो वेस्ट वाटर को और नॉर्मल वाटर के सारे सबको मिक्स कर देती है, तो बहुत ज़्यादा चांस होता है इन्फेक्शंस का। तो हमारा जो इस वक्त आज और बड़ा अच्छा मतलब आपका ये टाइमिंग मेरे लिहाज से ठीक
ठीक है कि हमें इस वक्त इसके ऊपर बात करनी चाहिए कि हम इसके लिए क्या कर सकते हैं। तो जो सबसे बड़ा खतरा है इस वक्त वो इन्फेक्शन डिजीज़ का है, कम्युनिकेबल डिजीज़ का बहुत ज़्यादा चांस है। हेपेटाइटिस ए और ई का बहुत चांस है क्योंकि ये पानी से फैलता है। एंड ई जी, ये पानी से फैलता है, ये हेपेटाइटिस बड़ा कॉमन है। कॉलरा और टाइफाइड का बहुत ज़्यादा चांस है। अब इसके अलावा आप देखें तो मलेरिया, इन जगहों पे जहाँ पानी ज़्यादा होगा, मच्छर होगा, वहाँ मलेरिया के बहुत चांसेस हैं। और पोलियो का भी कह रहे हैं, पोलियो देखें 8 से 9 शहरों में हमारे वेस्ट वाटर में पोलियो सैंपल वायरस पॉजिटिव आया है। तो जब वो सारा वेस्ट वाटर नॉर्मल फ्लड वाटर से मिक्स होगा तो वो तकरीबन हर किसी को प्रोन कर देगा। तो ये बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा जो हमारा एक 2-3 चीज़ें जो और हमें जिसका बहुत ज़्यादा खतरा है कि पहले ही आपको पता है मेल नरिशमेंट बहुत ज़्यादा है हमारे यहाँ। विटामिन डी डेफिशिएंसी औरतों में, वेस्टिंग, स्टंटिंग, अंडरवेट, ये बहुत ज़्यादा है वुमेन और चिल्ड्रन में। तो जब इसमें खुराक का मसला होगा, एग्जैक्टली वो तो वैसे ही हर खातून के अंदर हमारे यहाँ है। तो ये तो जो आप 6.5 लाख खवातीन प्रेग्नेंट हैं और वो एनीमिक भी हैं, एग्जैक्टली 50% में से एनीमिक हैं। तो उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा उनको सप्लाई चाहिए, माइक्रोन्यूट्रिएंट जो हमारे प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी, न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स चाहिए, आयरन चाहिए, फोलिक एसिड चाहिए। मेंटल हेल्थ का बहुत बड़ा इशू है क्योंकि पाकिस्तान में वैसे भी आपने देखा है तो एंग्जाइटी डिप्रेशन बढ़ रहा था आजकल। तो किसको नहीं है मुझे ये बताएं। और यहाँ पे तो मेंटल ट्रॉमा इस कदर, तो उसमें साइकोलॉजिकल सपोर्ट की बहुत शदीद जरूरत है। मेडिसिन आपने देखा होगा कि अक्सर लोग मेडिसिन को अच्छा इस पे मैंने आना है क्योंकि डोनेशंस वाली चीज में ये बड़ा ही अहम नुक्ता है। इसमें मैं आपसे बात करूंगी कि बहुत सारे लोग जो दवाई मिल रही है ना वो उठा के तो डोनेट करते चले जा रहे हैं। ये आपने पूरी लिस्ट बतानी है कि इन बीमारियों के साथ इस वक्त अगर कोई डोनेट करना चाहता है तो कौन सी अद्वियात जो है वो भिजवाएं। मैं कैसर शेख साहब को और हसान खावर साहब को भी शामिल गुफ्तगू कर लूं। पहले तो बताइए हसान खावर साहब, ये इतने खतरनाक आदाद शुमार हैं कि ठीक है जहां पर अमवात हुई ऑब्वियसली वो हमारे सामने है, कितने घर तबाह हो गए, सड़कें टूट गई, ब्रिजेस टूट गए, ये क्लिनिक्स और अस्पताल जो हैं वो तबाह हो गए हैं। वहां पर इन 3,30,00,000 मुतासरा अफराद में से जो WHO बार बार हमें बता रहा है कि 50 लाख अफराद के बीमार होने का खदशा है, 6.5 लाख खवातीन प्रेग्नेंट हैं, 73,000 बच्चों की जो है वो पैदाइश आपके यहाँ अगले महीने होनी है। क्या करें, कैसे करें? ये कोऑर्डिनेशन क्यों नहीं हो पा रही सूबाई हुकूमतों की और मरकज की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथ के देखिए बात यह है कि बिल्कुल एक जो इस वक्त ये क्लैमिटी है अनप्रेसिडेंटेड प्रोपोर्शन की है, बहुत बड़ा ये एक क्राइसिस है जिसको जो सूबाई हुकूमत है उसको हल करने के अपने तमाम हुए कार ला रही है। डॉक्टर ने बड़ा अच्छा आपको बताया एक जो है वो इमीडिएट रिलीफ का इशू है, उसके बाद एक हेल्थ क्राइसिस है। सो 2-3 इसके फेजेस हैं। इस वक्त फंड्स जो सैलाबज़दा इलाके वो फंड्स जो हैं वो प्रायोरिटी के ऊपर तरजीही बुनियादों पर रिलीज़ किए गए हैं। हमारी जो ज़िलाई इंतज़ामिया है वो इसमें हाथ बटा रही है और इसकी पूरी कोऑर्डिनेशन जो सूबाई सतह के ऊपर है वो PDMA जो है वो कर रही है। लेकिन जाहिर है कि हमारे जो तमाम ये जो पूरा फ्रेमवर्क है ये बहरहाल NDMA की तरफ से आता है। जो नेशनल कोऑर्डिनेशन है वो वफाकी हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। मैं इस वक्त क्योंकि ये एक क्राइसिस है, एक बहरान है, मैं इसके ऊपर कोई सियासी पॉइंट स्कोरिंग नहीं करना चाहता, मैं इसके ऊपर ब्लेम गेम नहीं करना चाहता क्योंकि लोग इस वक्त मुश्किल में हैं और ये एक बहुत बड़ा क्राइसिस है। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस कोऑर्डिनेशन को बेहतर बनाया जा सकता है। फेडरल गवर्नमेंट इसमें एक बेहतर किरदार अदा कर सकती है और मेरे ख्याल में कि इस वक्त हम जो भी करेंगे, जाहिर है कि लोगों की मुश्किल फौरी तौर पर हल नहीं कर सकते, ये क्राइसिस है, लेकिन चाहिए। हेल्थ के हवाले से हम लोगों ने सूबे में एक इमरजेंसी लगाई हुई है। हमारे तमाम जो हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं सैलाबज़दा इलाकों में उनको दवाइयों की फरहमी भी की जा रही है। जो सिविल सोसाइटी की आपने बात की वो अलग है, पर सरकार जो है वो भी अपनी हर मुमकिन कोशिश कर रही है कि जो लोग आए वहाँ पे जिन लोगों तक रसाई हो उनकी हेल्थ केयर का फौरी ख्याल किया जाए और रिलीफ के साथ किसी तौर जो है ये सेहत का जो पहलू है इसको नज़रअंदाज ना किया जाए। और इसके साथ साथ जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली है वो भी बड़ा अहम है क्योंकि उससे आपकी जो रसाई है वो मज़ीद आसान होगी, वो मुमकिन बनाई जाएगी। तो ये बिल्कुल काम चल रहा है, लेकिन इसमें जहाँ जहाँ कहीं हमें लगेगा कि मज़ीद बेहतरी की ज़रूरत है और हमारे बस में है तो हम बिल्कुल हर मुमकिन कोशिश करेंगे वो उसको इम्प्रूव करने की।
सही है। ऑब्वियसली ये इन्फेक्शन जो है वो फिर सिर्फ इन्हीं इलाकों तक महदूद नहीं रहेगा, ये फैलेगा, इसका दायरा पूरे मुल्क में फैल सकता है। इसीलिए बार बार जो है वो ये तमाम माहिरीन सेहत जो हैं या जितनी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं हेल्थ के लिए काम कर रही हैं वो वार्न करती चली आ रही हैं। आपने जो बात की उसी को आगे बढ़ाते हुए कैसर अहमद शेख साहब, ये जिस तरीके से हसान खाबर साहब भी कह रहे थे कि कोऑर्डिनेशन ऑब्वियसली विफाक का काम है, बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर हम देख रहे हैं सूबाई हुकूमतों के साथ लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है, स्पेशली जहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है वहाँ पे ऑब्वियसली बार बार ये कहा जा रहा है, उनकी तरफ से भी शिकायतें आती हैं कि वहाँ पे उस तरीके से राब्ता हमारा नहीं है जैसे होना चाहिए। सो NDMA को लेकर भी जो अभी इन्होंने बात की है, आपके खुद हुकूमत में बैठे लोग जो हैं वो NDMA के हवाले से ये शिकवा करते दिखाई देते हैं कि NDMA कुछ नहीं कर रहा। सेहत जैसे अहम सब्जेक्ट को लेकर कैसे आप लोग मिल के चल सकते हैं, वहां पर क्यों सियासत को साइड पे थोड़े अरसे के लिए नहीं रख सकते हम? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सादिया, आपने बड़ा अच्छी बात की। मैं तो पहले दिन से यही कह रहा हूँ, ये तो आज एक इंतहाई ज़्यादा तकलीफ़ दे मामलात हैं। मैं ख़ुद गया हुआ था, मरीम नवाज़ साहिबा गई राजनपुर में, तो हम भी अपना कुछ सामान लेके वहाँ मैं पहुँचा, लेकिन 22 घंटे में यहाँ से सखर रास्ते बंद हैं और हज़ारों लोग सड़कों के दोनों तरफ जो है वो अपनी चारपाई लेकर और कुछ अपने डंगर लेकर वहाँ हैं आए हुए, यानी इंतहाई कसमपुरसी का आलम है। और इस वक्त भी अगर हम आपस में हम रंजिशें और ये कि हम कोऑर्डिनेट नहीं करें और कोऑपरेट नहीं करें, हमारा मुल्क एक मुल्क है, हम सियासत कर रहे, सियासत तो एक जो है ना वो खिदमत का नाम है, तो हम क्या कर रहे हैं? हमें तो ये मामलात इतने उलझ गए हैं, आपस में इतने इख्तलाफात बढ़ गए हैं कि इस तरह तो सियासत क्या चलनी है। और इस मामले में जो मुसीबत की घड़ी है, हम सबको मिल के इसको NDMA और ये सारी जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं, हम सब इंडिविजुअली भी प्राइवेटली भी बहुत सी इंसानियत खिदमत करने वाले इदारे हैं जो काम कर रहे हैं, लेकिन बहुत ज़रूरत है। मैं समझता हूँ बेहसी है कंपैरेटिवली, काफ़ी लोग काम कर रहे हैं, लेकिन हम जिस अंदाज से आज तो IMF ने कह दिया कि हमारे यहाँ अमीर लोग जो है और ज़्यादा कंट्रीब्यूट करें, जिन लोग जो वेल ऑफ हैं, क्योंकि यहाँ पे मुसीबत बहुत बड़ी आई हुई है। और जब तक आप सही कह रहे हैं साहब, आपने अच्छी बात की है कि सियासत इस पे नहीं होनी चाहिए, बट अनफॉर्चुनेटली अगेन जो ऑन ग्राउंड सिचुएशन है या जहाँ से हमें हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट्स के थ्रू या जो लोग वहाँ पर काम कर रहे हैं उनके थ्रू पता चलता है कि बहुत सारे मामला जो कि शायद बेहतर कोऑर्डिनेशन की वजह से हल हो सकते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ विफाक के या सूबाई हुकूमतों की आपस में टसल की नजर होते चले जा रहे हैं। दुरुस्त कह रही हैं सादिया, इस मौके पे वही तो हम देखें ना, हम तो तलकीन ही कर सकते हैं, हम तो लोगों को एडवाइस ही कर सकते हैं, बाकी तो मुझे नहीं समझ आई कि किस हद तक हम सियासत में चले गए। अभी सियासत का वक्त आएगा, उस वक्त सियासत करेंगे, लेकिन जो हालात हैं उसमें मैं गुजारिश करूंगा अपने तमाम वेल ऑफ लोगों को, क्योंकि मैं नुमाइंदगी करता हूँ काफ़ी जो हमारे बिजनेस की कम्युनिटी के लोग हैं, कि हमें बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना है। लोग तकलीफ में हैं, और आज तो IMF ने बड़ी, मुझे तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए जब IMF ने कहा कि यहाँ पे जो है वो जॉब्स में हमने एम्प्लॉय नहीं किया, लोगों को रोज़गार नहीं मिला, और बड़ी आपस में फासले बढ़ रहे हैं, अमीर का और गरीब का फासला बढ़ रहा है, और क्यों ये कोई और राह ना इख्तियार कर ले, जिसका ये तो वान किया जा रहा है ना, तो अभी भी हम समझ जाएं। और अगर हमारे इख्तलाफात सियासी जमातों में भी इस वक्त भी रहे तो ये मुल्क के लिए इंतहाई ख़तरनाक है, और हम सबको मिल के, लेकिन इस वक्त मैं समझता हूँ कि एक इंसानी जो है ये अल्लाह ताला की तरफ से आया हुआ ये इंसानी जो ख़तरात हैं ज़िंदगियों को भी और जानवरों की और फसलों की, बहुत ज़्यादा तकरीबन बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान हो गया मुल्क की इकानमी को, और हमने इस वक्त हम बिल्कुल हुआ, ये आपने सही कहा, ऑब्वियसली बहुत सारे मुआयना करना है उन इलाकों में, मुआयना करना है। ये जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि ऑब्वियसली ये एक मुसीबत है, एक अजाब है, आप जो कह रहे हैं अल्लाह की तरफ से आए, लेकिन इंटरेस्टिंग बड़ी गुफ्तगू डॉक्टर साहब से मेरी प्रोग्राम से पहले हो रही थी, बहुत सारी चीज़ों की डॉक्टर साहब आपने निशानदेही की और आपने बहुत सारी चीज़ों को मैन मेड भी कहा, वो क्या चीज़ें आपकी नज़र में?
आपने देखा होगा कि जब क्लाइमेट चेंज का तो एक हम सुन रहे हैं ना, ऑब्वियसली वो तो है, बट हमारे मुल्क में क्या मैन इफ यू सी द वीडियोस यू विल फाइंड, आपको नजर आएगा कि पानी के रास्ते में घर बने हुए हैं, पानी के रास्ते में होटल बने हुए हैं, पानी के रास्ते में पूरी पूरी कॉलोनीज बनी हुई हैं। तो अगर हमें पता है 2010 से लेके अभी तक मुसलसल हमारे 2-3 साल के बाद एक सैलाब का इस तरह का वो आता है, तो जो उसकी एक भल सफाई जिसको कहते हैं, और जिस तरह से आप कहते हैं कि प्लानिंग इस तरह की हो, अर्बन प्लानिंग के उन जगहों पे घर आबादियों को ना घर बनाने दिए जाएं, तो अगर ये होता तो शायद हमारी बहुत ज़्यादा अमवात और डिस्ट्रक्शन कम होती। प्लस जब वो रास्ता आप रोकेंगे दरिया का इस तरह की कॉलोनीज और आबादी करके और वो चीज़ें बना के, तो उसने कहीं ना कहीं से तो निकलना है, तो वो उधर से नहीं निकलेगा, वो बाकी जगहों पे भी जाके तबाही फैलाएगा। सो प्लानिंग में फ्यूचर के लिए मुझे लगता है कि हमें सबसे ज़्यादा जो वाटर मैनेजमेंट के ऊपर ज़्यादा काम जरूरत है, वो मेरा शोभा नहीं है, लेकिन 2010 में भी डेफिनेटली जो सड़कें, जो ब्रिजेस तबाह हुए और उसके बाद वो बने पहले वाले सैलाब में, वो भी गिर गए। आप सोचेंगे वो क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या थी, तो वो किस तरीके से बनाए गए, क्योंकि बारिशें और वेदर पैटर्न हर किसी को पता है। लोग कहते हैं ना क्लाइमेट चेंज होगा, क्लाइमेट चेंज हो चुका है, इट इज़ हियर, और वेदर पैटर्न चेंज हो चुका है टोटली। गर्मी सर्दी आप हम देख रहे हैं सब, और बीमारियां भी इसी वजह से बढ़ रही हैं। ठीक है, तो जो अभी हम पहले बात इस पे आते हैं बिल्कुल कि अद्वियात कौन कौन सी जिनकी ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं जहाँ पर वो कपड़े भिजवा रहे हैं, टेंट्स भिजवा रहे हैं, अद्वियात भिजवा रहे हैं, और ये भी हमें अलखिदमत और इधर उधर जितनी भी फलाही इदारे काम कर रहे हैं उनसे सुनने को मिल रहा है कि बहुत सारी अननेसेसरी दवाइयाँ जो हैं वो आ रही हैं जिनकी ज़रूरत ही नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। एक चीज़ तो मैं आपको बता दूं कि जो मेरा अपना पूरे पाकिस्तान में हमने ऑब्जर्वेशन की है, और हमारे फील्ड में लोग भी गए हुए हैं, हमारे बहुत सारे वाइस चांसलर जिस वक्त फील्ड में हैं, जो रिस्पांस है हेल्थ का वो अनप्रेसिडेंटेड है। मतलब ऐसा नहीं है कि रिस्पांस अच्छा नहीं है। बहुत सीनियर ऑफिसर्स, बहुत सीनियर डॉक्टर्स, वाइस चांसलर, प्रोफेसर्स वो फील्ड में हैं पूरे पाकिस्तान में। मैं अभी नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन बेतहाशा किस्म के हमने देखे हैं, और बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशंस भी फील्ड में हैं। सो रिस्पांस तो हो रहा है, और चैरिटी मैं हमेशा कहता हूँ पाकिस्तानी चैरिटी में नंबर 1 है दुनिया में। तो बुरा वक्त पड़ता है हम सारे इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन इसको चैनल करना इस तरीके से कि लोगों को फ़ायदा हो, उसके लिए जिस तरह आपने कहा, तो मेडिसिन में सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हमें इस वक्त इमीडिएटली फोकस करना चाहिए वैक्सीन्स के ऊपर। तो कुछ वैक्सीन्स फ्री हैं, और कुछ वैक्सीन्स NIH की आप एडमिनिस्ट्रेशन से बात करके वैक्सीन ले सकते हैं, लाइक टाइफाइड है, कॉलरा है। तो अगर हम इसमें आपको पूरी सपोर्ट मिल रही है, पूरी सपोर्ट मिल जाएगी वहाँ से, और वो कहते हैं कि हम विलिंग है देने के लिए। लॉजिस्टिक्स के थोड़े से पैसे होंगे, बहुत ही सस्ती और नो कॉस्ट, नो प्रॉफिट बेसिस पे वो देंगे। तो एक तो दवाइयों में सबको फोकस करना चाहिए कि टाइफाइड की, कॉलरा की, हेपेटाइटिस ई की, इनकी वैक्सीन प्रोक्योर करके पहुँचाएँ, बच्चों को ज़रूर लगवाएं, प्रेग्नेंट वुमेन को ज़रूर लगवाएं। दूसरा, मॉस्किटो नेट्स हमें इस वक्त इमीडिएटली चाहिए होंगे। तो मॉस्किटो नेट्स के लिए और इसमें कोई हमें स्टेट ऑफ द आर्ट हाई फाई मॉस्किटो नेट नहीं चाहिए। इवन चाइनीज़ हमारे पास नेट्स आ गए हैं सस्ते वाले, जो कि बड़ा अच्छा काम करते हैं, वो भी यूज़ कर सकते हैं। वाटर, फिल्टर्ड वाटर, क्लोरीन टैबलेट, ORS जितना दे सकते हैं दें, क्योंकि बच्चा या कोई खातून या बुजुर्ग जो भी होगा वो शायद डायरिया से उसकी मौत नहीं होगी। ऑब्वियसली जो हम उसके बाद औरत तो उसको विटामिन डी की डिफिशिएंसी है, सप्लीमेंट एनीमिक हैं ज़्यादातर ख़वातीन, उसको हम MNPs कहते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट पाउडर होता है, मल्टीपल, वो चाहिए इमीडिएटली, वो प्रोक्योर करें। इसके बाद आपने एक चीज़ जो ज़रूरी है जो हमको करनी है, फार्मासिस्ट जो है ना, इनको अपनी जो रिस्पांस टीम्स है ना, इनमें ज़रूर शामिल करें। ये मिसिंग है। मतलब मैं बहुत ज़्यादा इसको एडवोकेट करता हूँ पब्लिक हेल्थ में कि फार्मासिस्ट के बगैर रिस्पांस टीम को नहीं कंप्लीट होना चाहिए। और एक चीज़ एंड में मैं ऐड कर दूँ कि स्किन डिजीज़ की मेडिसिन भी आपको चाहिए। तो आपको डायरिया के लिए चाहिए, कॉलरा के लिए चाहिए, आपको थोड़ी सी एंटीबायोटिक्स चाहिए, फीवर की मेडिसिन चाहिए, ORS चाहिए, वैक्सीन चाहिए, और स्किन के डिसऑर्डर्स की आपको दवाइयाँ चाहिए। मेंटल हेल्थ के लिए साइकोलॉजिकल सपोर्ट या साइकोलॉजिस्ट भी टीम में अगर शामिल हो जाए तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स होगा। मेरे ख्याल में ये हमारा कोई 7-8 पॉइंट्स हैं कि अगर हों तो बहुत ज़बरदस्त हमारा रिस्पॉन्स हो सकता है। दवाइयाँ कौन कौन सी चाहिए, कौन से सप्लीमेंट्स चाहिए, पैसे दे रहे हैं लोग, खुद जा रहे हैं वॉलंटियर कर। और आखिरी चीज़, एक चीज़ मैंने अभी लास्ट टाइम भी मैंने किसी जगह पे बात कर रहा था, तो मैंने कहा था कि ये जो अपनी सोलो एक कैंप लगा के काम शुरू करते हैं ये ना करें। ये हेल्थ डिपार्टमेंट, जो गवर्नमेंट हेल्थ डिपार्टमेंट है, उनके साथ पार्टनरशिप में करें, उनकी ओनरशिप के तहत करें, उनको सपोर्ट करें, ना कि जाके उनको उनके ऊपर थानेदार मान जाएंगे जी आप क्या कर रहे हो। ये नहीं होना चाहिए। ज़्यादा पता है इस चीज़ के बारे में, उनके साथ कोऑर्डिनेटेड एफर्ट होनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट है कम्युनिटी हेल्थ वर्कर। देखिए अभी बात की कैसर साहब ने भी, और आपने सुना कि रास्ते बंद हैं बहुत सारे, तो जो कम्युनिटी हेल्थ वर्कर हैं वो उधर मौजूद हैं। सो आपको अगर लॉजिस्टिक्स का इस तरह का इशू है तो आपने वहाँ के जो कम्युनिटी हेल्थ वर्कर हैं उनको अगर आप शामिल कर लेंगे अपने साथ, तो जो लोकल उधर ही रह रही होंगी कम्युनिटी, और मोस्टली फीमेल्स हैं, कम्युनिटी मिडवाइफ्स हैं, कम्युनिटी लेडी हेल्थ वर्कर्स हैं, वैक्सीनेटर्स हैं, आउटरीच स्टाफ है, इनको मोबिलाइज करें।
उनको सपोर्ट करें, उनको मेडिसिन दें, उनको फुल सपोर्ट करके, ये मेरे ख्याल में हम अगर अभी से मूव करें ना तो हम बहुत सारी जानें मजीद बचा सकते हैं। सही है, ये अच्छा किया, क्योंकि ये सेगमेंट करने का मकसद भी यही था और आपसे बात करने का भी मकसद यही था कि जहां जिन चीज़ों की ज़रूरत है आप वो बता सकें, क्योंकि सेहत के बहुत ज़्यादा बुरे हालात हो रहे हैं यहाँ, जहां पर 3 करोड़ 30 लाख के करीब अफराद जो हैं वो सैलाब से मुतासर हैं। तो डॉक्टर साहब ने तफसीली बता दिया कि जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है ताकि जो गैर ज़रूरी चीज़ें हैं वो वहाँ ना पहुँचें, और अद्वियात हो गई, चाहे वो वैक्सीन्स हैं, अद्वियात हैं, सप्लीमेंट्स हैं, स्किन डिजीज़ का आपने कहा कि वो बहुत ज़्यादा हैं, उससे के हवाले से, और जो हेल्थ वर्कर्स हैं उनकी कोऑर्डिनेशन के साथ ये एफर्ट जो है होनी चाहिए। डॉक्टर शहजाद अली खान साहब, वाइस चांसलर हेल्थ सर्विसेज अकेडमी, थैंक यू वेरी मच फॉर टॉकिंग टू अस। ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे। कैसर अहमद शेख साहब, हसान खबर साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, कुछ सियासी मामलात पर बात करेंगे राइट आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे जारी हैं। जैसे इमरान खान साहब ने आज फिर जो बहावलपुर में जलसा किया है उसमें अपना यही नैरेटिव दोहराया है कि ये हकीकी आज़ादी की जंग है, ये एक अलग चीज़ है, ये बयानिया है हमारा, इसको हम आगे लेकर चलेंगे, जलसे भी करेंगे, लेकिन साथ ही साथ ऑब्वियसली वो कहते हैं कि फंड रेजर जो हमारा है सैलाब ज़दगान के लिए उसमें कन्वर्ट किया है, उनके लिए बात करते हैं, उनके लिए पैसे इकट्ठे करते हैं, जल्द एक टेलीथॉन मजीद करेंगे। लेकिन ऐसे में हुकूमती जो जमातें हैं उनकी तरफ से इमरान खान साहब पर जलसे करने पर तनकीद जारी है। आज ही जो वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी अता तारड़ साहब, उन्होंने फिर से तनकीद क्या किया, इस पर ज़रा सुनाइएगा। थोड़ी सी भी हुब्बुल वतनी, कोई शर्म आप में है कि मुल्क के मामलात किस तरफ जा रहे हैं और आपको अपनी सियासत की पड़ी है? काश ये जो 20 से 25 करोड़ रुपया हर जलसे पर खर्च आता है यह आपने सैलाब ज़दगान की नज़र किया होता। काश आपने इसके खैमे खरीदे होते, दवाइयाँ खरीदी होती, अशियाए खुर्दनोश खरीदी होती। हसान खाबर साहब, ये 20 से 25 करोड़ के जलसे हो रहे हैं जिस तरीके से इन्होंने क्लेम किया है, और एक और क्लेम भी इनका कि पहली टेलीथॉन हुई, वो कहते हैं कि जी कहा गया कि हमने अरबों रुपए इकट्ठे कर लिए हैं। ऑब्वियसली वो प्लेजेस थे, लेकिन ये भी अता तारड़ साहब ने कहा है कि 1 करोड़ से ज्यादा जो है वो नहीं आया बैंकों में। जी, वो प्लेजेस मटेरियलाइज हो रही थी। फवाद साहब ने भी कहा कि स्टेट बैंक की जो रिस्ट्रिक्शंस है वो पैसे रुक रुक के आ रहे हैं, लेकिन वो पैसे आ रहे हैं। लेकिन एक ही सियासी जमात है जो इस तरफ काविश कर रही है, कोशिश कर रही है। हालांकि ऑपोजिशन का काम नहीं है। ऑपोजिशन इस वक्त जो कर रही है ये तो एक सिविल सोसाइटी के आप खाते में डालेंगे ना। हुकूमत जो कर रही है रिस्पॉन्सिबल तो वो है। दूसरी बात यह है कि मुझे बात की बिल्कुल समझ नहीं आती जब लोग कहते हैं कि जी और इस क्राइसिस को अलग रखते हैं। आपने पहले भी थोड़ी सी बात की कि जी ये क्राइसिस मैन मेड है कि एक्ट ऑफ गॉड है। देखें, ये जितना इस वक्त आफत आई है, इसको हल करने की जितनी पुअर कैपेबिलिटी है, ये सारी की सारी इसकी जड़ें सियासत के अंदर ही तो है। और किस में है? क्या वजह है कि पिछले आप जब 10, 20, 25 साल की हिस्ट्री देखते हैं, खान साहब के अलावा क्यों किसी हुकूमत के डैम्स में इन्वेस्ट नहीं? क्योंकि हर एक की नजर होती थी इलेक्शन पे। डैम तो इलेक्शन नहीं सकते, जब डैम नहीं बनाए अब आ गए हैं तो कह रही अल्लाह की तरफ से तो हर चीज आती है, लेकिन अल्लाह ने इंसान को अकल भी तो दी है, समझ भी तो दी है कि आप उसकी तैयारी करें। आप अपने जो है डैम्स बनाएं, निकासी आपका इंतजाम करें। आप फिक्स करना इतना आसान है। हमारे पास प्रेसिडेंट है 2010 का। आप 2010 के सैलाबों की रिपोर्ट देख लें, उसके अंदर क्या क्या रिकमेंडेशंस हुई, और देख लें कि किस सूबे में कितनी इंप्लीमेंट हुई, किस दौर में कितनी इंप्लीमेंट हुई। आपको नजर आएगा कि सिवाय पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज तक इनमें से ना किसी ने डैम बनाने की बात की, ना किसी ने क्लाइमेट चेंज के ऊपर कोई सीरियसनेस दी, ना कोई दरख्त लगाए। उसके बाद जब ये कुछ कर नहीं सकते, इस किस्म की बातें करते हैं कि जी खैमे लग गया फलाना। लोगों को अवेयरनेस तो दे। उनकी जो जिम्मेदारी आ रही है, ये सियासत की नजरी तो हो गई है इस मुल्क में। इसी सियासत की जब हर शख्स जो है वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में इन्वेस्ट करना चाहता है, ऐसी चीज में लगाता है जो 2 साल नजर आए, उसके बाद वो जीते और आपस में बंदर बांट कर रहे हैं। तो ये सारे जो क्राइसिस हैं, जब स्टेट मैनेज नहीं कर सकती, इसकी तमाम की ऑप्टिक्स मैटर कर रहे हैं ना यहाँ पे सबके लिए हलकों के अंदर, जिस चीज के ऊपर अगले इलेक्शन में वोट पड़ जाए हमें। तो आप देखें, बिल्कुल ऑप्टिक्स मैटर करते रहे हैं, और यही तो सियासत है। आपकी सियासत ऑप्टिक्स की नजर हो गई है। तो ये बिल्कुल मुझे इसकी समझ
कि सियासत और क्राइसिस मैनेजमेंट दो अलग चीज़ें हैं, लेकिन ये मैं बिल्कुल आपकी बात मानता हूँ कि सारी कौम को मुत्तहिद होकर फ्लड्स का मुकाबला करना चाहिए। लेकिन आपने मुझे एक बात बताई कि अगर WHO से कोऑर्डिनेशन करनी है, अगर रिसोर्सेज लाने हैं, अगर दुनिया से इमदाद लानी है, एक्सपर्टीज़ लानी है, तो फेडरल गवर्नमेंट का काम है ना। आप हमसे मदद मांगे, आप कहें कि जी आप अपने चैनल से रीच आउट करें, फेडरल गवर्नमेंट को हेल्प करें। कहीं कोई ऐसी कॉल आई, कहीं कोई ऐसी कोऑर्डिनेशन की तरफ से कोई चीज़ आई जहाँ पे हमने हेल्प ना की हो, इसकी जिम्मेदारी तो बहरहाल वफाकी हुकूमत को उठानी पड़ेगी। ठीक है। अच्छा, मैं ये ज़रा जो इनके टेलीथॉन्स पे और पैसे इकट्ठे करने पे शेख साहब आप लोगों की हुकूमत का इतना सख्त तनकीद है, क्यों है? इमरान खान साहब जब शौकत खानम के लिए चंदा इकट्ठा करने बैठते थे, टेलीथॉन्स करते थे, तो आपके सामने लोग जो हैं वो उनको क्रेडिबल समझते हुए कैसे पैसा फौरी तौर पे जो है वो उनके नाम पे, उनके किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उनके किसी भी मकसद के लिए दे दिया करते थे। यही अभी भी हो रहा है, इसीलिए वो कह रहे हैं कि वो एक और टेलीथॉन भी बड़ी जल्दी करेंगे। सो इसमें क्या एतराज़ क्या है, क्या मसला क्या है इसमें? ये तो ऑब्वियसली हुकूमत में नहीं है, लेकिन कह रहे हैं हम तो हुकूमत से हट के एक सिविल सोसाइटी के तौर पर काम करके दे रहे हैं, लोगों के लिए कर रहे हैं। क्या इसमें जो तनकीदी बयानात हैं ये गैर ज़रूरी नहीं लगते आपको? सादिया, हमें इस पर कोई मसला नहीं है, ये बड़ी अच्छी बात है, करें जितनी मर्जी और फंड इकट्ठा करें। हमें तो इस बात पे है कि मुल्क के लिए और लोगों के लिए कोई अगर करे, कोई भी करे, वो एक अच्छी बात है, कोई तनकीद का इसमें सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन इनके तो सिर्फ नारे हैं, ये एक्चुअल बताएं ना, ये जो इतने अरबों की बात करें, साथ साथ बताएं ना कि जो प्लेजेज हैं तो क्या उतना रियलाइज हुए। अब ये स्टेट बैंक की पाबंदियां हमें सुना रहे हैं, क्या मुल्क के 23 करोड़ लोग आपके साथ हैं, मुल्क से कौन सी पाबंदी है स्टेट बैंक की? ये तो खा मखा की बातें हैं ना। एक यही तो हमें मुश्किल है कि इनके झूठ जो है, क्या करते रहे पौने 4 साल इन्होंने किया क्या, कोई परफॉर्मेंस बताए ना। मुल्क जो छोड़ा इन्होंने, 4000 अरब रुपए का खसारा था बजट में इस जून 2022 में, 4000 अरब रुपए का। ये कहते थे हमने एक्सपोर्ट बढ़ाई, अब झूठ क्यों भाई बोलते हैं? आपने एक्सपोर्ट बढ़ाई तो इंपोर्ट कितनी बढ़ी? इस वक्त हमारी जून 2022 में 80 अरब डॉलर की इंपोर्ट हुई और 30 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट हुई। तो जितनी आपने एक्सपोर्ट बढ़ाई उससे 4 गुना तो ज्यादा इंपोर्ट बढ़ गई। तो कोई बात, लेकिन सच बताएं ना। आप जो सच्चे लोग हैं, आप इंसाफ नाम रखा है, आप मदीना की रियासत बनाना चाहते हैं, स्टेट बैंक की कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, क्या किया है? लोकल किस पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। मैं तो बिजनेसमैन, आपको जितना मर्जी करें, बल्कि टैक्स की रियायत है। कौन सी पाबंदी है? लोगों को 22-23 करोड़ बंदे हैं, इन्होंने पाकिस्तान से कितना वसूल किया है? जो इतनी बातें कर रहे हैं, वसूल हर कोई वसूल करे, हम भी वसूल करें। मैं तो अमीर आदमी से अपील कर रहा हूँ, बाहर से जो आए हैं वो कह रहे हैं बाहर से जो लोग पैसे भिजवाना चाहते हैं उनको मुश्किलात आ रही हैं। मैं तो बाहर की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा यहाँ 23 करोड़ जो बंदे इनके साथ हैं, सिर्फ बाहर की बात तो नहीं, यहाँ से ही मुझे बता दें कि कितने पैसे वसूल हुए। यहाँ तो कोई मुश्किलात नहीं है ना, कौन सी मुश्किलात है? बल्कि फैसिलिटेट है, उसमें टैक्स किया, छूट है अगर कोई हासिल हो जाए। कितना पैसा इनको पाकिस्तान के लोगों ने दिया है, बड़ा कॉन्फिडेंस है लोगों इन पे। और करें, ज़रूर करें, अच्छी बात है, हर कोई करे, हम भी करें, हर कोई करे, ज़्यादा से ज़्यादा फंड इकट्ठा करें, हमें कोई इससे एतराज़ नहीं है। लेकिन मुझे कोई परफॉर्मेंस की बात करें ना, पौने 4 साल कम नहीं होते, कोई रिजल्ट दिया इन्होंने, किसी किस्म की बातें की है ना, तो अल्लाह करे। और हमारी भी हुकूमत कोई इतना कमाल नहीं कर रही। हम सबको मिल के, देखिए मैं आपको बताऊं, इस वक्त इकट्ठे हो जाए, हम एक दूसरे पे तनकीद नहीं करें। इनके 4 सालों में जो ग्रोथ हुई है, एवरेज ग्रोथ 2% हुई है। आखिरी साल बिल्कुल 6% पे इन्होंने छोड़ा है, लेकिन पीछे नेगेटिव थी ग्रोथ। अगर एवरेज गिन लें तो 2-2.25% की इनकी पौने 4 सालों में ग्रोथ है। इतनी हमारी आबादी बढ़ रही है, तो क्या हमने रिजल्ट दिया? हमारा मुल्क तो इस वक्त दुनिया के आखिरी मुल्कों में पर कैपिटा आप ले लें, टोटल GDP ले लें, 1990 में, आज से 32 साल पहले इंडिया 4 गुना था उनकी इकानमी, आज 12 गुना हो गई है। वो 4 गुना थे हमसे, आज 12 गुना। हम हमारे ख़त्म ही नहीं होते, हर पार्टी कहती है जी मैंने कमाल कर दी है। ये मुल्क को तो हमने कहाँ तबाही में पहुँचा। और गरीब और अमीर का फ़र्क कितना है? महंगाई 45% चल रही है, जो बात है ना, इन्हीं हुकूमत ने, इनकी हुकूमत ने। लेकिन आप कहते हैं, आपने जो बात की पहले क्विकली मैं उसका जरा जवाब ले लूं। जी फरमाइए। जी मैं एक फिक्रा जरूर जवाब दूँ। मेरा ये फिक्रा ये है कि जो आज जो महंगाई हुई है, ये 4000 अरब रुपए का जब आप बजट खसारा छोड़ेंगे,
तो महंगाई नहीं होगी तो क्या होगा। ठीक, इससे ये नहीं कि सारा बीज तो इन्होंने बोया है और अब वो अभी भी महंगाई है। अब हम भी कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं, हमें आउटराइट काम करना है। गरीब यहाँ पे नहीं ये ठीक है। मैं हसान साहब आप पे डाल दिया उन्होंने, वो कह रहे हैं आपने जितना खसारा छोड़ा है उसके बाद जो है महंगाई होनी है, आप इसका जवाब दीजिएगा। और एक और जो स्टेट बैंक की रिस्ट्रिक्शंस के हवाले से बात की है ना कैसे साहब ने, उसका जवाब भी लूंगी, लेकिन मुझे एक ब्रेक की इजाजत दे दे। ब्रेक से वापस आएंगे, हम डिस्कशन को यहीं आएंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद। हसान साहब, दो चीज़ें शेख साहब ने ब्रेक पे जाने से पहले कहीं आपके हवाले से। उन्होंने कहा कि ऑब्वियसली महंगाई आप लोगों की वजह से, क्योंकि आप खसारा बहुत छोड़ के गए। और ये भी बता दीजिए, क्योंकि आपने स्टेट बैंक की रिस्ट्रिक्शंस का जिक्र किया था, तो वो ये कह रहे हैं कि बाहर वाले पाकिस्तानियों की मैं बात नहीं कर रहा, जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी है उनका वो कह रहे हैं मैं जिक्र नहीं कर रहा। ये बताइए कि पाकिस्तान से जो आप कहते हैं कि 22-23 करोड़ अवाम जो है हमारे साथ हैं, उनमें से कितने लोगों ने पैसे दिए हैं? देखिए, रिस्ट्रिक्शंस का जो मैंने हवाला दिया वो तो बाहर की तरफ से जो पेमेंट्स आ रही है वेबसाइट से, उसी हवाले से कहा था। जाहिर है कि लोगों तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन मुझे तो समझ नहीं आ रही इसमें एतराज़ क्या है। मतलब एतराज़ की बात क्या है कि हमने जितने पैसे प्लेज किए हैं वो मटेरियलाइज होते हुए थोड़ा सा टाइम ले रहे हैं, लोग कर रहे हैं, या हमें ये करना ही नहीं चाहिए। तो ये पूरा पाकिस्तान का ये सवाल है कि आप क्या सवाल कर रहे हैं। आप हमारा हाथ बटाएं, आप पैसे रेस करें, हम आपको सारे अकाउंट भी देंगे। हमने बेहतरीन, हमारी मोस्ट क्रेडिबल, जो हमारी मोस्ट एक्सपीरियंस डॉक्टर सानिया निश्तर, उनको कहा है कि जी इसकी डिस्पर्समेंट के ऊपर, इसके खर्चे के ऊपर आपने इसको ओवरसी करना है। मुझे तो समझ नहीं आती इसमें इशू क्या है। दूसरी बात ये है कि ये कहना ब्लेम गेम, ठीक है आप एक हद तक कर लेते हैं, सियासी बात करती हैं। 2018 में जब हमारी हुकूमत आई थी तो आप कोई सिंगापुर तो छोड़ के गए थे जो आज पाकिस्तान बन गया। पहले आपने साल साल आपकी पार्टी ने हुकूमत की, कुछ तो जिम्मेदारी उठा लें। देखें, पाकिस्तानी कौम को बताएं तो सही कि 2018 में कौन सा सिंगापुर आप छोड़ के गए थे। ठीक, मैं आपको बताऊं, दो चीज़ें हैं, महंगाई है और ग्रोथ है। ये बिल्कुल शेख साहब की बात बिल्कुल ठीक है। अब महंगाई, उन्होंने कहा जी पिछला खसारे को छोड़ दें। आप मुझे बताएं, हमारे दौर में बिजली के यूनिट का रेट था 16, आज है 38 रुपये। टैक्स डालें तो 50 रुपये से बढ़ जाता है। गैस के नर्ख के अंदर औसत 53% इजाफा करने जा रही हैं, लेकिन मिडिल क्लास के लिए 53% नहीं है, 235% है। जिसका बिल आता था ना 10,000 रुपया, अब उसका बिल आएगा आप समझें 25,000 रुपया। वो क्या करेगा? अच्छा, पेट्रोल आप देख लें, हम लोग जब सिर्फ इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस पास ऑन करते थे, लेवी भी हम ज़ीरो पे लाए हुए, सेल्स टैक्स भी ज़ीरो पे लाए हुए, तब भी हमें एतराज़ करते थे कि जी 2-2 रुपये के एनजी पेट्रोल बम गिर गए। अब आप मुझे बताएं, ओगरा कह रहा है पेट्रोल सस्ता करो, IMF कह रहा है पेट्रोलियम लेवी 10 रुपये बढ़ाओ, ये 17.5 रुपये बढ़ा रहे हैं। अब आप मुझे बताएं, इन बातों का जवाब तो कौम को देना है ना। और किस कदर बुरे हालात हैं। ग्रोथ के अंदर आप देख लें, आप शेख साहब मानिए कि हम 6% पे छोड़ के गए हैं। जो पिछली बात कर रही हैं, जरा याद तो करा दें कि दुनिया में 100 साल क्राइसिस था, कोरोना था। ये दुनिया गवाह देती है कि जितनी जल्दी हमारी मईशत कोरोना की वबा से निकली है, उसके इफेक्ट से निकली है, पूरी दुनिया के लिए रिकॉर्ड है। आपके दौर में क्या हुआ? IMF की प्रोजेक्शन थी 5% जब हम थे अगले साल की, आप आए उसको डाउनग्रेड करके 3% कर दिया। अब फ्लड्स आ गई हैं, उसको डाउनग्रेड करके 2% कर दिया है। अब जो इनकी हुकूमत की सलाहियतें नजर आ रही हैं, ये तो लग रहा है कि मनफी ग्रोथ रेट हो जाएगा। और हम इधर बैठ के नंबर डिस्कस करते हैं, हमारे लिए क्या फर्क पड़ता है टीवी पे कि 5% है कि 0% है। इसका मतलब है लोगों की नौकरियां जा रही हैं, कारखाने बंद हो रहे हैं, कारोबार बंद हो रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है। ये वो चीजें हैं जिसका इफेक्ट ऑन ग्राउंड है। वो चीजें हैं जिनकी निशानदेही IMF ने भी की है, IMF ने वार्न किया है। शेख साहब पहले भी आप इसका जिक्र कर रहे थे। अब ये जो चीजें हो रही हैं, इस पे देखें, इनका PTI का बहुत सारे लोगों का नुक्ता नजर ये है कि आप लोगों ने जो कहते थे कि हम आएंगे तो हम तो IMF के साथ PTI का जो मुआहिदा है उसको फाड़ के फेंक देंगे रद्दी की टोकरी में, हम रीनिगोशिएट करेंगे। लेकिन आप ऑब्वियसली उस तरीके से रीनिगोशिएट नहीं कर सके। आप लोग इन पे डालते हैं कि क्योंकि इन्होंने शराइत मानी थी और इन्होंने शराइत पूरी नहीं की थी। बट अभी जितना वो वार्न कर रहे हैं,
बार बार आपको अपोजिशन ये कह रही है कि जी कारखाने अगर बंद हो जाएंगे, शेख रशीद का मैं बयान सुन रही थी कि जी लोग सड़कों पर आ जाएंगे और ये हुकूमत की वजह से है, क्योंकि IMF को भी पता है कि आप लोगों की हुकूमत बड़ी कमज़ोर है, बड़ी कमज़ोर अक्सरियत है, IMF से पैसे भी मिल गए हैं, उसके बावजूद 3 रुपए डॉलर जो है वो ऊपर चला गया है। कैसे आप इन चीज़ों से निपटेंगे? मैं सिर्फ सादिया आपकी बात में एक सवाल ऐड करना चाह रहा हूँ, 1 सेकंड का। अच्छा चल, ये भी पूछ लें कि मुकम्मल पुराना करने जो शेख हुआ, साहब आप जवाब आगे देंगे इसका। सिर्फ इस सवाल में ये ऐड कर लें कि जो हो गया, ब्लेम गेम भी हो गई, आगे का प्लान क्या है, मईशत को चलाना मैं कैसे है, मैं ये कह रही हूँ कैसे निपटेंगे, क्योंकि आप लोग कहते हैं कि ऑब्वियसली हमारी मुद्दत पूरी करेंगे, हुकूमत जो है वो रहेगी, 13 महीने अभी हमारे पास हैं, तो ये 13 महीनों में कैसे निपटेंगे? ऑन दी अदर हैंड PTI कहती है कि वाहिद हल जो है वो इलेक्शन में जाना है। फरमाइए शेख साहब। देखिए बात सुनिए, देखिए हम तो पहले दिन से इनसे ये कह रहे हैं कि ये सारी हुकूमतें आती रही, हम तो 75 साल हो गए ना, 75 सालों में पाकिस्तान का टोटल रिजल्ट देख लें, मुख्तलिफ हुकूमतें आई, यहाँ पे फौजी हुकूमतें भी आई, मुस्लिम लीग की हुकूमत भी आई, पीपल पार्टी की भी आई, PTI की भी आई, काफ लीग की भी आई। रिजल्ट हमारा क्या है कि हम सबसे पीछे रह गए। हकीकत है, बजाय कि हम एक दूसरे को, यही तो हम कह रहे हैं कि आइए बैठिए मिल के अपने पहले मुल्क को और मीशत को संभालें। इस वक्त हमारी मीशत वेंटिलेटर पे है, हम बजाय अपने मरीज को एक दूसरे को कह रहे हैं कि आपने खराब कर दिया, आपने खराब कर दिया। हकीकतन मरीज इस वक्त बहुत बिगड़ चुका है, उसकी हालत बिगड़ चुकी है। बात यह है कि हमारी इकानमी के लिए हमें कम से कम फैसले, मुझे पता है आप अच्छे नियत से बात कर रहे हैं, आप हमेशा बड़ी पॉजिटिव बात करते हैं, बट शेख साहब मुझे बताएं, आपके बहुत सारे लोग इनके बारे में जो बयानात देते हैं, जिस किस्म की जबान इस्तेमाल करते हैं, और फिर आप इनको कहते हैं कि जी आके बैठे, आप कहते हैं इन्होंने तो बेड़ा गर्क किया है, तो फिर इन्हीं को क्यों बिठाना है, इनसे क्यों मशवरा करना है? आप लोग आए हैं तो आप खुद ही ठीक करें फिर। देखिए सादिया, आप तो क्योंकि बड़ी नॉलेजेबल हैं, दुनिया के किस मुल्क में ऐसा हो, जब एक इलेक्शन हो जाता है ना, तमाम पार्टियां मिलके बाद मिनिमम कॉमन एजेंडा बनाते हैं, कोई भी एक पार्टी इसको नहीं संभाल सकेगी। मैं आपको एज अ बिजनेसमैन ये बता रहा हूं कि हालात बड़े बिगड़ गए हैं और आम आदमी नुक्ते पे आ रही थी कि आप मानते हैं कि कोई अकेली पार्टी नहीं संभाल सकती। मैं कहता हूं, मैं तो कह रहा हूं, तमाम कम अज़ कम इकानमी पे दुनिया के दूसरे ममालिक का भी तजर्बा हमारे सामने है, और हम तो एक दूसरे को यही कहते रहेंगे कि आपने बुरा किया और आप, ओवरऑल बिगड़ चुका है, मामलात ख़राब। इस वक्त इलेक्शन का वक्त नहीं है। अगर आप जलसों में जैसे कि 15-20 करोड़ रुपया खर्च करते रहेंगे, ओ भाई जाके हालत देखे, मैं खुद 20 घंटे रोड पे रहा हूँ, मैं खुद गया हूँ, मुझे बताइए 25 सितंबर को 9 हल्कों में क्यों करा रहे हैं? आपको पता है कि खान साहब ने अगर जीतना भी है तो उन्होंने रिजाइन कर देना है, उसके बाद ये क्यों करा रहे हैं? सैलाब भी आया हुआ है, फिर भी मुलतवी कर दें, बाय इलेक्शन ये तो इनको पता। ये देखिए ना, ये आप अंदाज़ा कीजिए ना कि एक तरफ इलेक्शन लड़ते हैं, दूसरी तरफ रिजाइन करते हैं, फिर खुद सारे लड़ रहे हैं। मुझे क्या, हम जमहूरियत का मजाक बना रहे हैं? क्या चाहते हैं हम? कोई बताइए तो सही, इस तरह मुल्क तरक्की कर रहा है, कोई तो बात बताए ना कि इनका लॉजिक क्या है। खुद इन्होंने इलेक्शन लड़ना है और उस पर खर्च करना है, और सारी जो लोगों को कहना है कि आप वोट देने आए, दूसरे दिन इन्होंने रिजाइन कर देना है। कोई बात तो हमारी समझ में भी आए ना, चलो जो आप ये समझ जाएं। मकसद सिर्फ ये है कि हम मिल के अपने मुल्क के बारे में सोचें। ये इलेक्शन का वक्त नहीं है अभी, इस वक्त देखिए, अगर इस वक्त इलेक्शन हमने करा दिए ना, तो ये कौन संभालेगा? अगले 3 महीने इंटरिम हुकूमत जो आएगी वो तो मेजर डिसीजन नहीं कर सकती। हमें तो मेजर डिसीजन करने हैं इस वक्त। अभी FATF की आने वाली है टीम, उसने भी स्टडी करना है। अगर हम अभी अपने ग्रे लिस्ट से नहीं निकले तो बताइए ना कि ये मामलात, और इन मामलात में हमारे मुल्क का फायदा है। ये इन्होंने भी अच्छे काम किए हैं, मैं नहीं कह रहा कि इनकी नीयत खराब है, हम सब पाकिस्तानी हैं, लेकिन हमें बैठ के सिर्फ हम एक दूसरे पे यही इल्ज़ाम लगा, वो चोर, वो डाकू। मैं तो रहा ना, मैं 25 साल से असम्बलियों में जा रहा हूँ, लेकिन ये पहली बार जो ये पिछले 4 साल गुजरे हैं ना, एक दूसरे के ऊपर दुश्मन तराजी, एक दूसरे के ऊपर यानी गालम गलोच और किताबें फेंकना और हर किस्म का हमने प्रोडक्टिव काम किया है। अगर हमने बैठना ही नहीं है, आप कहती हैं हर एक को बैठना पड़ेगा। देखिए, जो इंडिया में आप देखिए क्या ऐसा होता है कि वो किसी के साथ अगर ये ठीक है, आप देखिए, मैंने पहले ही कहा था कि आप उन लोगों में से हैं जो पॉजिटिव बात करते हैं, होना भी यही चाहिए। लेकिन ऑब्वियसली खान साहब की आपने बात सुनी होगी, वो बरमला कहते हैं कि एक नुक्ते पे मैं इन लोगों के साथ बैठूंगा, और वो इलेक्शंस हैं, कि आप लोग इलेक्शंस के लिए तैयार हो जाएं, और उसके बाद इलेक्शंस कैसे कराने, क्या तरीकाकार होना है, उस चीज़ पे वो आपसे बात करने को तैयार हैं। बट
हसन खावर साहब, ये जो शेख साहब कह रहे हैं, ये सभी लोगों का ही नुक्ता है कि भाई आप लोग बाई इलेक्शंस में जा रहे हैं, खान साहब जीतेंगे, फिर वो 9 हल्कों से रिज़ाइन कर देंगे। इवन इलेक्शन कमीशन ने भी ऑब्वियसली वो अखराजात की लिस्ट बताई कि एक हल्के में बाई इलेक्शन कराने के कितने जो हैं वो खर्चे होते हैं, और बार बार PMLN PDM की तमाम जमातें खैर ये बात करती हैं कि ये इलेक्शन का वक्त नहीं है। आपने शेख साहब से सुन लिया, FATF की टीम अक्टूबर में आ रही है, पाकिस्तान ने ग्रे लिस्ट से निकलना है, उसके बाद IMF के साथ जो मामलात हैं वो कह रहे हैं केयर टेकर गवर्नमेंट कैसे करेगी, वो तो नहीं कर सकते। पहला सवाल, क्या हमने 9 हल्कों से इस्तीफा दिया था जहां आज इलेक्शन हो रहे हैं? असल तो सवाल ये है ना, क्यों 9 हल्कों में करवा रहे हैं? पहले हमारे इस्तीफे तो मंजूर करते हैं, जो कि मंजूर शुदा थे, उनको कैसे रोका हुआ है? इस मुल्क में ही हो रहा है, इलेक्शन कमीशन के सामने हो रहा है। हमने कितनी सीटों से इस्तीफा दिया, इन्होंने कितने मंजूर किए। एक तो जमहूरियत का तमाशा बना दिया। दूसरी बात ये कि ये तो PDM तो हमेशा कहेगी इलेक्शन का टाइम नहीं है, क्योंकि हुकूमत में जो है, ये हुकूमत में रहेंगे तो ये तो कहेंगे असेंबली की मुद्दत तो आप 100 साल कर दें। इनका तो दिल नहीं करता, इनके जो लीडर हैं उनका उतरने का। लेकिन मैं आपको लॉजिकल बात बताऊँ, डिसीजन जो मेजर लेने थे, IMF से तो मुआहदा हो गया रिज्यूम, जितने डिसीजन IMF के अकाउंट पर लेने थे वो तो ले चुके हैं, कोई डिसीजन नहीं लेना आप। बाकी रह गया FATF का बजट, वो अक्टूबर में है। अगर यही वजह तो नवंबर में इलेक्शन अनाउंस कर दें, फिर मसला क्या है? अगर मिशन का ही वेट कर रहे हैं, वो तो अक्टूबर में है, उसके बाद तो उन्होंने अपनी कार्रवाई करनी है। आप नवंबर में कर दें इलेक्शन। कौन सा उस विजिट के अंदर ऐसा, बल्कि अच्छा इंटरिम गवर्नमेंट होगी, वो एक बिल्कुल ऑब्जेक्टिव तरीके से उनको दिखाएगी कि ये पिछली हुकूमतों ने ये काम किया, आप आके देखें, अपनी रिपोर्ट करें। वो सिर्फ इसलिए आ रहा है मिशन कि जो चीज़ें हमने FATF में रिपोर्ट की हैं कि हमने की हैं, उन्होंने ऑन ग्राउंड आके उसको वेरीफाई करना है। हमारा बैंकों का निज़ाम, कवानीन। मुझे एक बात बताएं कि ये ऑब्वियसली हुकूमती लोग आपको एक जो तजवीज़ देते हैं, एक प्रपोजल उनकी तरफ से आता है, वो कहते हैं इलेक्शन तो हमने नहीं कराने, वो तो आईनी मुद्दत जब असेंबली पूरी करेगी, हुकूमत का टाइम होगा 13 महीने बाद, वो तब की तब देखेंगे। अभी वो कहते हैं कि अगर आपको बहुत ज़्यादा मसला है ना तो आ जाएं, पार्लियामान में बैठ जाएं, आप ऑपोजिशन का अपना किरदार अदा करें, और अगर आपको वाकई लगता है कि हम इस काबिल हैं तो ठीक है, हम जैसे लेकर आए थे नंबर पूरे करके तहरीक अदम एतमाद, आप हमारे खिलाफ लेके आ जाएं। देखें सादिया, 2 बातें हैं ना, 2 तरीके से आप बात कर लें। या हम सियासी बात कर लें और सियासी आर्गूमेंट दे दें, या हम बिल्कुल हम कहें जी हमने आइन के मुताबिक चलना है। अगर आपने आइन के मुताबिक चलना है और आप कहते हैं जी हम अपनी आइनी मुद्दत पूरी करेंगे, तो हमने भी तो उसी आइन के मुताबिक इस्तीफे दिए हैं ना। वहाँ पे तो आपने सियासत कर लिया है, वहाँ पे आपने आइन का मजाक उड़ाया है, जहाँ आपको सूट करता है। आप कहते हैं मुद्दत हमने पूरी करनी है, और बीच में ये कोई हमारे और इनके बीच में तो नहीं है, 22 करोड़ अवाम भी तो है। तो जो इस वक्त उनके सर पे तलवार लटकी हुई है, अभी शेख साहब से आपने पूछा, शेख साहब ने बताया कोई उन्होंने प्लान नहीं बताया, किसी टीवी शो पे किसी को प्लान है ही नहीं, कोई प्लान नहीं है इनके पास। ये अगले 13 महीने ये इसी तरह पाकिस्तानी अवाम के सर पे अजाब लटकाना चाहते हैं। हम नहीं चाहते, तो अवाम का भी तो सोचना है ना। और अगर सियासी आर्गूमेंट देना है, फिर मान जाएं कि ये कमज़ोर हुकूमत से ये चीज़ नहीं चल सकती, अवाम के पास जाएं, फेयर एंड फ्री इलेक्शन कराएं, फ्रेश मैंडेट के साथ 5 साल के लिए हुकूमत जो भी आए वो 5 साल की पॉलिसियाँ लेके आए, ताकि मुल्क में सियासी इस्तेहकाम आए। सियासी इस्तेहकाम आएगा तो फिर ही मुआशी इस्तेहकाम आएगा, उसके अलावा और कोई चारा नहीं। अभी तो इनको इलेक्शन की फिक्र पड़ जानी है, फिर देखें इन्होंने क्या इस IMF के प्रोग्राम का सत्यानाश कर रहे हैं। ये हर दफा होता है। ये जिस तरीके से चीजें चल रही हैं, मैं तो बार बार ये कह रही हूँ कि जब तक नहीं आप लाएंगे सियासी इस्तेहकाम, मुआशी इस्तेहकाम, हर कोई मानता है कि नहीं आ सकता, क्योंकि आपकी पॉलिसीज का नहीं पता है, आपको पता ही नहीं है कि आपने किस तरीके से चीजें चलानी है। कोई भी हुकूमत आए, किसी भी जमात की हुकूमत आए, लेकिन वो हुकूमत फिर एक स्टेबल हुकूमत हो, आपके सियासी हालात स्टेबल हों, तो ही आप इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ला सकते हैं। और स्पेशली इन हालात में जब आपके 3 करोड़ से ज़ायद सिर्फ सैलाब से मुतासिर हैं, जहां से हमने प्रोग्राम शुरू किया था, इतनी बड़ी तादाद में बीमारियां फैलने का खदशा जो है वो WHO की तरफ से जाहिर किया जा रहा है। तो थोड़े अरसे के लिए हमें उन चीज़ों को फोकस कर लेना चाहिए, बाकी सियासत जो है वो चलती रहेगी। अनफॉर्चुनेटली आई हैव रन आउट ऑफ टाइम, आई हैव टू वाइंड अप हियर। हसन खावर साहब आपका, कैसर अहमद शेख साहब आपका प्रोग्राम में ज्वाइन करने का बहुत बहुत शुक्रिया। दैट्स ऑल फॉर टुनाइट। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।